गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो हमारा चैनल ट्रेन योर माइंड और मैं हूं डॉक्टर बीके शर्मा, एमबीबीएस फैमिली साइकियाट्रिस्ट। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक मानसिक रोग की। ऐसा मानसिक रोग जिसके बारे में लगभग सब लोगों ने सुन रखा है। नाम है इसका स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही भयंकर और गंभीर मानसिक रोग है। इस मानसिक रोग के कुछ अहम लक्षण हैं, उसके क्या कारण हैं, उसका क्या मैनेजमेंट है, सब कुछ हमने आज इस वीडियो के थ्रू समझना है। जैसे कि आप लोग जानते हो, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जब भी बात करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ ऐसे विचार आते हैं कि ऐसे मरीज को शायद बहुत शक वहम होते होंगे, बहुत आवाज़ें सुनाई देती होंगी, जैसे कि हमने डिफरेंट मूवी के थ्रू ऐसा देखा है। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी डिटेल जानने से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया है क्या। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मानसिक रोग है जिसमें हमारे सोचने और हमारे महसूस करने और हमारे व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आता है। ऐसे बदलाव के कारण मरीज अपने जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसमें प्रॉपर वे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो क्या कितने परसेंट लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है? आपको हम बता दें, 1% सोसाइटी हमारी स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। सोचो, 100 में से एक बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया है तो कितने लोगों को ये बीमारी होगी। मेल और फीमेल को स्किज़ोफ्रेनिया के होने के चांसेस 1:1 है। मीन्स उतने ही चांसेस किसी मेल को हैं, उतने ही फीमेल को हैं। अर्बन एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गांव की बजाय। जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो लोग अकेले होते हैं, जो लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उनमें ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो मेन एज है स्किज़ोफ्रेनिया की वो है 15 to 25 ईयर। यूजुअली मेल में 15 to 25 ईयर में होता है, फीमेल में थोड़ा सा लेट होता है। ये 25 to 35 ईयर की एज तक होता है। अगर ये स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, अब हम उसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। सिम्टम्स क्या क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट मूवी के थ्रू भी आप ये सब देख चुके हैं। ऐसे पेशेंटों को शक वहम होते हैं। शक वहम किस तरह से? ऐसे आदमियों को लगेगा कोई मेरे खिलाफ़ कोशिश कर रहे हैं, कोई मेरे अगेंस्ट कोई साजिश कर रहे हैं। उनको लगेगा, जैसे कोई भी अगर बात करें, उनको लगेगा ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। कभी उनको लगेगा कि कोई भी उनके फैमिली मेम्बर के साथ या किसी के साथ उनकी गलत संबंध हैं, गलत रिलेशनशिप हैं। तो इस तरह के शक वहम उनको महसूस होंगे। और जबकि ये जितने भी विचार होते हैं बिल्कुल फॉल्स होते हैं, लेकिन परसिस्टेंट होते हैं। पेशेंट को पक्का विश्वास होता है कि नहीं, ऐसा है ही। आपको लगेगा कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। आप कितना भी समझाने की कोशिश करोगे, वो मरीज उस विचार के बारे में उसका जो मन है वो बिल्कुल पक्का होएगा। आप कितना भी समझा के उसके उस विचार को कच्चा नहीं कर सकते। उसको ये नहीं कन्विंस कर सकते कि जो आप सोच रहे हो गलत है। उसके लिए वो एकदम सही है। वो जो सोच रहा है उसके लिए, मरीज के लिए बिल्कुल ये लगेगा कि हाँ, ये एकदम उसका विचार बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही उसको लगेगा, कोई उसको ऐसा लगेगा जैसे उसको कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कभी उसको लगेगा कि कोई उसकी बॉडी पे कुछ ना कुछ चल रहा है। फील ऐसा होएगा। ये फीलिंग के इफ़ेक्ट हैं, मतलब उसको फील करने में प्रॉब्लम आएगी। उसको लगेगा मुझे आवाज़ आ रही है, उसको लगेगा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, उसको लगेगा उसके शरीर के ऊपर कोई टच कर रहा है, कोई महसूस हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं उसकी बॉडी को महसूस होएंगे। तो इसलिए पेशेंट ये फॉर्म होएगा, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता। लेकिन वो पूरी तरह से कहेगा नहीं, ऐसा ही होएगा। आप कितना भी कन्विंस करो, वो नहीं मानेगा। ऐसे ही उसके बोलने, स्पीच के प्रॉब्लम होते हैं। 3rd नंबर है स्पीच प्रॉब्लम। पहला डिल्यूजन है जो हमने डिस्कस कर लिया, फिर हेलुसिनेशन थी जो आवाज़ें आना वो डिस्कस कर लिया, और 3rd सिम्टम है उसकी स्पीच में, बोलने में प्रॉब्लम आएगी। बोलने में प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो आप जो कुछ भी बोलेगा मरीज, आपको लगेगा कि उसकी आप स्पीच को समझ नहीं पाओगे। कुछ नए वर्ड भी आ सकते हैं। कहीं आप पूछोगे कुछ, आंसर किसी और डायरेक्शन में हो सकता है, तो उनके बीच में कनेक्शन नहीं होएगा। तो प्रॉपर ऐसे लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी प्रॉब्लम को। ऐसे ही 4th नंबर का सिम्टम्स क्या है? 4th नंबर है उनके बिहेवियरल इश्यूज़। बिहेवियरल डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होएगा। कोई चीज़ें इकट्ठी, अननेसेसरी की चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं, जिसको हम होर्डिंग बोलते हैं। बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत हॉस्टाइल हो सकते हैं, किसी को मारने की कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह के बिहेवियर प्रॉब्लम भी हो सकते हैं ऐसे मरीजों में। 5th सिम्टम्स क्या होते हैं? ऐसे लोग यूजुअली कम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ए सोशल होंगे, वो सोसाइटी से कनेक्ट नहीं करना पसंद करेंगे, एपैथेटिक होंगे। ऐसे लोगों में इमोशंस कम होंगे, ज़्यादा हंसेंगे नहीं, ना ही ज़्यादा रोएंगे, वो एक जैसे से रहेंगे। उनका काम में किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं होएगा। उनकी किसी भी चीज़ में किसी तरह का एक जो फीलिंग होती है और एक्टिवनेस के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है वो नहीं होएगा। तो ऐसे लोग इस तरह से एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। जैसे एक नॉर्मल बंदे में एक एनर्जी होती है वो नहीं होगी, हमेशा लैक ऑफ एनर्जी फील करेंगे। अकेले रह के इस तरह से अपनी लाइफ को निकालने की कोशिश करेंगे।
तो ये कुछ सिम्टम हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले मरीज़ के सिम्टम्स होते हैं। अगर इस तरह के लक्षण किसी में हैं और वो 1 मंथ इनका सिम्टम्स का होना कंपलसरी है, अगर हम किसी को कहते हैं कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, तो जो सिम्टम्स हैं मिनिमम 1 मंथ के लिए सिम्टम होने चाहिए, तब हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। 1-2 दिन में अगर ऐसे सिम्टम है तो हम तब नहीं बोलेंगे इसको बीमारी है। उसके बाद हम कुछ समझना चाहेंगे कारण क्या है, क्यों होता है स्किज़ोफ्रेनिया। जब प्रेग्नेंट होती है कोई भी लेडी, अगर उसको कोई भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे में चांसेस हैं बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया होने के। अगर कोई बच्चा चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा के थ्रू पास हुआ है, गुजरा है, तो भी ऐसे मरीज को ऐसे बच्चे को लेटर ऑन स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं। बहुत सोशल आइसोलेशन है, कोई लव नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है, स्ट्रेस है लाइफ में, तभी हमारे को स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं। यूजुअली हम इन सब चीज़ों को 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं, एक जेनेटिक कारण, एक इन्वायरमेंटल कारण। जेनेटिकली कारण की अगर हम बात करते हैं तो जैसे जेनेटिकली कारण में हम क्या कहेंगे, अगर मान लिया किसी एक पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस अप्रॉक्सीमेटली 12% होते हैं। 2 पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चे को चांसेस अप्रॉक्सीमेटली 40% चांसेस होते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया होएगा। ऐसे ही जब ये स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, जो मेनली फ्रंटल लोब, एमिगडाला, कुछ ब्रेन के ऐसे पार्ट हैं, और बेजल गैंग्लिया, जहाँ पे ब्रेन के अंदर चेंजेस आते हैं, जिसके कारण उसके अंदर जो मेन 2 केमिकल हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, वैसे ग्लूटामेट, नोरेपिनेफ्रिन और बहुत सारे केमिकल हैं जो इन्वॉल्व हैं, बट अभी तक जो मैक्सिमम स्टडीड केमिकल हैं वो डोपामिन और सेरोटोनिन के कारण है। इनका लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण आदमी के बिहेवियर में, उसके फील करने में, उसके सोचने में परिवर्तन आता है। तो ऐसे केमिकल के बदलाव के कारण ही ये बीमारी होती है। अगर मान लिया सपोज करो हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल कारण ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अकेलापन, बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड फेज में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, और इन मदर के टाइम जिस टाइम प्रेग्नेंट होता है वो इन्फेक्शन, ये इन्वायरमेंटल कॉज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब है मैनेजमेंट की बात करते हैं, और क्यों करें हम मैनेजमेंट। अगर सपोज करो अगर किसी स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट को हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो उसकी लाइफ के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होएगा। तो ऐसे पेशेंट यूजुअली अकेले रहने के कारण और उनके परसिस्टेंट हेलुसिनेशन होने के कारण वो लोग सुसाइड कर सकते हैं। तो सुसाइडल जो रेट है स्किज़ोफ्रेनिया में अप्रोक्सीमेटली 15% है। 15% पेशेंट जो स्किज़ोफ्रेनिया की आत्महत्या कर लेते हैं, वो लोग दूसरे की भी हत्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। होमिसाइडल टेंडेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और ऐसे लोग बिकॉज बीमारी के कारण अपने सारी जो एनर्जी है अपने डिजीज़ के कारण उससे फाइट करने में लगाते रहते हैं, और उन लोगों में इंसाइट भी नहीं होती है। तो ऐसे लोग यूजुअली अपने रिलेशनशिप में भी पूरा प्रॉपर वे में इन्वॉल्व नहीं कर पाते। जब तक उनकी बीमारी को ठीक नहीं करेंगे तो अपने रिलेशनशिप में प्रॉपर इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उनके अंदर रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी आएगी, तो उनकी मैरिड लाइफ वो हैप्पी नहीं हो पाएगी। आप बीमारी से फाइट करते करते अपने वर्क के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो वर्क एफिशिएंसी भी कम होगी, तो प्रोफेशनल लाइफ भी उनकी कमज़ोर रहेगी। तो इन सब को देखते हुए चांसेस हैं कि उसको हम ट्रीट करें और उसको आगे उसकी लाइफ को बेटर बनाएं। ऐसे लोगों में इवन ड्रग एडिक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत चांसेस हैं कि वो स्मोकर ज़्यादा होते हैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, तो क्रोनिक स्मोकर के चांसेस और आगे स्मोकिंग से रिलेटेड डिजीज़ होने के चांसेस ऐसे मरीजों में ज़्यादा होते हैं। तो इन सब को देखते हुए उनका इलाज करना ज़रूरी है। अब इलाज करने के टाइम पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जब इन मरीजों का इलाज करते हैं तो इनमें सबसे मेन प्रॉब्लम आती है इनको दवाई देना। क्यों? क्योंकि ऐसे पेशेंट में जैसे मैंने पहले ही बोला इंसाइट नहीं होती। इंसाइट का मतलब ऐसे मरीजों को पता ही नहीं होता हम बीमार हैं। अब जिसको पता ही नहीं कि वो बीमार है तो उसको कैसे कन्विंस करोगे मेडिसिन लेने के लिए। तो ऐसे लोग यूजुअली मेडिसिन खाना पसंद नहीं करते, जिसके कारण उनकी डिजीज़ में जो इम्प्रूवमेंट होना है वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। और ध्यान रखें दोस्तों, ऐसे मरीजों का एकमात्र सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इलाज मेडिसिन ही है। ऑल्दो फिर उसके बाद काउंसलिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में और ज़्यादा बदलाव लाने के लिए ज़रूरी हैं, बट सबसे अहम ट्रीटमेंट मेडिसिन है। और मेडिसिन यूजुअली लंबी चलती हैं, और ये पेशेंट इंसाइट ना होने के कारण, अवेयर ना होने के कारण कि बीमार हैं, दवाई नहीं खाना पसंद करते, दवाई नहीं खाते यूजुअली रेगुलर वे में। मीन्स इनकी कंप्लायंस का मतलब रेगुलर दवाई लेना जिसको हम बोलते हैं, वो लोग दवाई रेगुलर ना लेने के कारण ऐसे मरीजों में जो ट्रीटमेंट के बाद जो अच्छे रिजल्ट आने चाहिए वो चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि प्रॉपर वे में दवाई खिलाना वो सबसे अहम ज़रूरी है, रेगुलर दवाई खिलाना वो सबसे अहम ज़रूरी है। तो उसके लिए कई बार अगर मरीज़ कन्विंस नहीं होता है मेडिसिन खाने के लिए, तो हम उसके खाने में मिला के मेडिसिन दे सकते हैं। आजकल कुछ ऐसे इंजेक्शन भी हैं जो मंथली या फोर्टनाइटली 15 दिन के बाद हम दे सकते हैं इंजेक्शन, उसमें मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं होती रेगुलर। अगर
कुछ मरीज जब मेडिसिन लेते हैं, कईयों को हाथों में कंपन, मुंह से पानी या और टाइट शरीर महसूस होना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो हमें अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना है। उसके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जो चीज़ ठीक हो जाती है। ऑल्दो ये जो सिम्टम मैंने बताए, साइड इफ़ेक्ट जो मैंने बताए, ये कम ही मरीजों को होते हैं, बट अगर ऐसा होता है तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिलेंगे और ठीक हो जाते होते हैं। बहुत सारे मरीज इस ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग गलती क्या करते हैं कि वो जैसे मरीज़ ठीक होता है तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं नहीं दवाई खाएंगे, लंबा साइड इफेक्ट हुआ, इसको छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस बीमारी में आपको जैसे मैंने बताया लंबे टाइम तक दवाई खानी पड़ेगी। जितना आप प्रॉपर और रेगुलर मेडिसिन खाओगे उतना पेशेंट जल्दी ठीक होएगा और लंबे टाइम तक ठीक रहेगा, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएगा, अपने नॉर्मल वर्क को कर पाएगा, अपने रिलेशनशिप को संभाल पाएगा। और जो मैंने बताया सुसाइड और होमिसाइडल, जो दूसरों को मारने की जो टेंडेंसी है या आत्महत्या करने की टेंडेंसी है, वो कम हो जाएगी, तो उसकी लाइफ स्टेबलाइज हो जाएगी। तो मरीज़ की मेडिसिन का आपने ध्यान रखना है, उसको रेगुलर देनी है, लंबे टाइम तक देनी है। जब तक डॉक्टर नहीं कहता स्टॉप करने के लिए, तब तक स्टॉप नहीं करना है। और सबसे जो अहम गलती हम करते हैं कि ऐसे मरीजों को हम झाड़ फूक, जादू टोना और इन चक्रों में उनका टाइम वेस्ट करते रहते हैं और ट्रीटमेंट डिले करवाते रहते हैं। ध्यान रखो दोस्तों, इस बीमारी के ट्रीटमेंट में अहम बात यह भी है कि जितना सिम्टम स्टार्ट होते ही जल्दी ट्रीटमेंट करवाया जाएगा, उतना मरीज की रिकवरी बेटर होगी। जितना ट्रीटमेंट डिले करवाया जाएगा, दवाई मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद भी उतनी रिकवरी नहीं होगी। तो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाना है। झाड़ फूक, जादू टोने और इन चीज़ों में ना पड़ के, टाइम वेस्ट ना करके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए मरीज को मोटिवेट करना है। और कंप्लाइंस, जैसे मैंने बताया, प्रॉपर रेगुलर वे में दवाई खिलानी है। उसके साथ साथ जो इश्यूज़ आएंगे, जो प्रॉब्लम आएंगी, जो उसको कम्युनिकेशन में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है, वो डॉक्टर से बैठ के काउंसलिंग के थ्रू, उसको डिस्कस साइको एजुकेशन के थ्रू उन चीज़ों को भी करेक्ट करवाना है। दोस्तों, अगर हम प्रॉपर अप्रोच के साथ चलते हैं, जैसे मैंने बताया, तो ये डिजीज़ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है ट्रीट करना। इसको प्रॉपर वे में हम आराम से ट्रीट कर सकते हैं। बस इन छोटी छोटी बातों का जो बताया उनका ध्यान रखना कंपल्सरी है। तो होप करता हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू आप इस बीमारी को, इसके कारणों को, इसके होने वाले अगर ट्रीटमेंट ना करते इम्पैक्ट को और इसके इलाज के बारे में कुछ समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो के थ्रू ये चीज़ें हम आपको समझा पाएँ तो हमें लगेगा इस वीडियो डालने का हमारा मकसद पूरा हुआ। तो आगे अगर आप किसी और टॉपिक पर दोस्तों चाहते हो कोई और वीडियो, तो आप हमारे को टॉपिक सजेस्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।